हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 23 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 23 वीडियो में प्रश्नावली 3i पे है। क्वेश्चन नंबर है आपका 16। कह रहा प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। ये दो हमारे पास समीकरण दिए गए हैं, px प्लस में qy बराबर 0, ये पहला समीकरण हो गया। और दूसरा दिया हुआ है lx प्लस my बराबर में n। हमें क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है, यानी x और y का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम लोग x या y का मान निकाल लेते हैं। px प्लस qy बराबर में 0, समीकरण 1 ही ना है जी। चलिए यहाँ से हम लोग y का मान निकालते हैं, तो qy बराबर में हो जाएगा माइनस का px, ये प्लस वाला px इधर के माइनस का हो गया और इसको भाग में भेज देते हैं, तो y का मान हो जाएगा माइनस का px बटा में q। ठीक है, अब लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है आपका? lx प्लस का my बराबर में n। तो क्या हो जाएगा यहाँ से lx प्लस का m, y की जगह पे ये रख देंगे, माइनस का px बटा में q बराबर में n। यही ना हो जाएगा। आगे चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पे lx माइनस का, ये देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये क्या हो जाएगा pmx बटा में q बराबर में n। समझे ना? चलिए अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ एलसीएम होगा q, यहाँ आ जाएगा आपका qlx माइनस का pmx बराबर में n। ऊपर से x कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपका ql माइनस का pm इंटू एक्स बटा में q बराबर में n। तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा? ये q जाके इसमें गुना करेगा, q जाके इसमें गुना करेगा ना, तो x बराबर आ जाएगा qn बटा में, और ये जो गुना में है इधर आएगा भाग में, ql माइनस का pm। ये x का मान हो गया। अब x का मान हम लोग यहाँ रख देते हैं, इसमें रख देते हैं, या समीकरण 1 में रख देते हैं, ये भी कर सकते हैं, या समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है? समीकरण 1 है यहाँ पे px प्लस qy इक्वल टू में 0। ठीक है, px प्लस का qy बराबर में 0। तो यहाँ x का मान रख देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे p x की जगह पे क्या आएगा qn बटा में ql माइनस का pm प्लस qy बराबर में 0। चलिए तो ये गुना करेगा तो pqn हो जाएगा, और इसको उधर भेज देते हैं। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा यहाँ qy बराबर में माइनस का pqn बटा में ql माइनस का pm। ठीक है, तो इसको यहाँ डिवाइड में भेज देते हैं, तो y बराबर में हो जाएगा माइनस का pqn बटा में q इंटू में ql माइनस का pm। तो यहाँ देखो q से q आपका कट जाएगा, y बराबर में यह माइनस जो है ना हम नीचे लगा देते हैं, तो ऊपर हो जाएगा pn बटा में, यहाँ साइन बदल जाएगा, ये प्लस वाला माइनस में और ये माइनस वाला प्लस में, ये माइनस इसके साथ लगेगा, तो प्लस का pm और माइनस का ql हो जाएगा, ये y का मान। तो इसलिए x का मान क्या आ गया आपका qn बटा में ql माइनस का pm, और y का मान क्या आ गया pn बटा में pm माइनस का ql। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं है इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। कह रहा है एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल चलती होगी, ठीक है, तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए जाहिर सी बात है, जब ट्रेन का स्पीड बढ़ा देंगे तो समय कम लगेगा, और ट्रेन का स्पीड घटा देंगे तो समय अधिक लगेगा। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, हमें क्या निकालना है? तय की गई दूरी ना, माना रेलगाड़ी की चाल या रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी
ये भी कर सकते हैं, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, पहले दूरी ही मान लेते हैं, x किलोमीटर मान लेते हैं कि ये चली, ठीक है, और रेलगाड़ी की चाल भी मानना होगा हमें, तथा रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर मैं समय की बात करूं तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल। अब देखते हैं प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से देखिए आप, हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन में कि यदि रेलगाड़ी की चाल हमें क्या करना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाए, तो दूरी जाना है x किलोमीटर और चार हम लोग 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे रहे हैं, यानी y था तो अब y + 10 कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, तो ये कितना समय लेता है, तो 2 घंटे कम समय लेता है इसके अपेक्षा, किसके अपेक्षा, तो x बटा y की अपेक्षा। यानी कहने का मतलब यह है कि रेलगाड़ी जो दूरी तय कर रही है वह x थी और चाल जो था y किलोमीटर प्रति घंटा था। तो जब हम लोग इसमें से भाग करेंगे तो हमें जो टाइम लग रहा था, है ना, जो नियत समय लग रहा था वो नियत समय निकलेगा, क्योंकि कुल तय की गई दूरी और बटा चाल से हम लोग क्या भाग कर देंगे तो क्या निकलेगा, समय निकलेगा। तो नियत समय इतना हुआ, लेकिन अगर हम चाल बढ़ा दे रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, 2 घंटा कम लेता है, ठीक है, इसके अपेक्षा यह 2 घंटा कम है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 घटा देंगे। x बटा में y + 10 बराबर में, इधर एलसीएम लेते हैं y, तो हो जाएगा x - 2y। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा xy बराबर में, यहाँ गुना करोगे तो xy, देख लीजिए xy माइनस का 2y² प्लस का 10x और माइनस का 20y, ये xy कट जाएगा, इन दोनों को इधर लेके आते हैं, तो 2y² प्लस का 20y बराबर में 10x, ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब देखिए, अब आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि हम लोग रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी कर दें तो वह नियत समय से 3 घंटा अधिक लेती है। तो नियत समय क्या होगा, तो x बटा y आपका नियत समय है, कुल तय की गई दूरी बटा में चाल, ये आपका नियत समय हो गया। अब किसके अपेक्षा, तो x बटा में हम लोग क्या करेंगे, y - 10, यानी कि ये चाल हम लोग धीमी कर दिए, चाल हम लोग 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी कर दिए, तो यह वाला अधिक समय हुआ और यह वाला कम समय हुआ। कितना अधिक समय हुआ, तो आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 घंटा अधिक समय लेती है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, क्योंकि ये अधिक समय है इसकी अपेक्षा 3 घंटा, क्योंकि चाल हमने कम किया है इसलिए इसमें 3 जोड़ दिए। यहाँ पे भी उसी तरह सॉल्व करते हैं, x बटा में y - 10 बराबर में, इधर एलसीएम लेते हैं y, x प्लस में 3y, यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, xy बराबर में xy प्लस का 3y² माइनस का 10x और माइनस का 30y, xy कट जाएगा और ये माइनस का 10x जो है इधर आके प्लस का हो जाएगा, 10x बराबर में आ जाएगा 3y² माइनस का 30y, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से दोनों जगह देखो, यहां भी 10x बराबर में इतना है, यहां भी 10x बराबर इतना है, तो एक दूसरे को बराबर कर देंगे, यानी 3y² माइनस का 30y बराबर में हो जाएगा 2y² प्लस का 20y। इसको और इसको इक्वेट कर दिए, एक दूसरे के बराबर कर दिए, एक तरफ इसको करते हैं 3y² माइनस का 30y माइनस का 2y² और माइनस का 20y बराबर में 0, इसमें घटाते हैं अब y² माइनस का 50y बराबर में 0, y कॉमन करेंगे y - 50 बचेगा बराबर में 0, तो यहाँ से एक y का मान 0 आ जाएगा और एक y - 50 बराबर 0, यानी y का मान 50 हो जाएगा। तो 0 तो लेंगे नहीं, चाल तो कुछ होगी ना जी, y का मान 50 लेंगे, तो y बराबर 50, समीकरण 1 2 किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में क्या है, 10x बराबर में 2y² प्लस का 20y, यही ना था आपका समीकरण 1 में, देख सकते हैं, ठीक है, 2y² प्लस का 20y। अब यहाँ पे y का मान हम लोग रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 10x बराबर में 2 गुना में y का मान 50, 50 का स्क्वायर और प्लस का 20 गुना में 50, 10x बराबर में यहाँ पे कितना जगह
50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा। 2500 में यहाँ हम लोग किससे गुना कर देंगे? 2 से, तो यहाँ पे 5000 आ जाएगा और प्लस में ये आपका 1000 हो जाएगा। तो 10x बराबर में 6000, 10 जाएगा भाग में तो x का मान 600 आ जाएगा। यानी इसलिए यहां लिख सकते हैं कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, x का मान ही ना था जी, तो x का मान कितना है? 600। तो 600 किलोमीटर रेलगाड़ी दूरी तय की। अगर चाल पूछेगा तो नियत चाल उसकी जो थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दो समीकरण दिए हैं, इनके ग्राफ खींचना है और इन रेखाओं यानी कि इन दोनों समीकरणों से जो आलेख बनेगा वो एक रेखाएं होंगी और उन रेखाओं तथा y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल भी परिकलित कीजिए। तो पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं। समीकरण लेते हैं पहला, 5x माइनस वाई बराबर में 5। तो यहां से y का मान क्या हो जाएगा? इसको इधर लाते हैं और इसको उधर ले जाते हैं। तो 5x माइनस 5, y का मान क्या हो जाएगा? 5x माइनस 5। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x का मान रखते हैं। दो हमें कम से कम हल निकालना होगा ना, तो x बराबर 1 रखते हैं। y बराबर में क्या हो जाएगा? 5 गुना में 1 माइनस 5। तो 5 एकम 5, 5 में से 5 गया 0। x बराबर 2 ले लेते हैं। तो y बराबर में हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 गुना 2 माइनस का 5, यानी कि 10 माइनस 5, 5 आ जाएगा। तो इसका हम लोग यहाँ पे चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, हमें 2 हल की जरूरत है, 2 से ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है। 2 से हम लोग का आलेख खींचा जा सकता है। ठीक है, चलिए x लेते हैं, यहाँ y लेते हैं। 9th में आप सीखे भी हैं, x का मान 1 रखने पे आया है 0 y का, x का मान 2 रखने पे y का आया है आपका 5। सॉरी यहाँ 5 होगा, समझे ना? चलिए अब लेते हैं दूसरा समीकरण, समीकरण 2, 3x माइनस वाई बराबर में 3। तो यहां से अगर आप इस y को इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ तो यहां से y बराबर में हो जाएगा 3x माइनस में 3, 3x माइनस में 3। अब देखिए x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर क्या होगा? y बराबर हो जाएगा 3 गुना में 1 माइनस 3, यानी 3 माइनस 3 0। और x बराबर में 2 रख देते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 3 गुना 2 माइनस 3, यानी 6 में से 3 घटा देंगे आपका 3 आ जाएगा। समझे ना? चलिए इसका भी चार्ट हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका भी हम लोग यहाँ पे चार्ट बना लेते हैं। ठीक, x y, x की जगह 1 रखे तो y का 0, x की जगह 2 रखे तो y का 3। अब चलिए इनका आलेख बनाते हैं। तो उसके लिए मुझे एक ग्राफ पेपर लेना होगा ताकि हमारा ग्राफ सही से बने। तो हमने ग्राफ ले लिया, अब चलिए यहाँ पे हम लोग ग्राफ इसका खींच के दिखाते हैं। चलिए ये हम लोग x अक्ष ले लेते हैं, ठीक है, और इस पर हम लोग y अक्ष ले लेते हैं। मोटे वाले लकीर पे ही अब खींचोगे तो बेहतर रहता है। इस तरह से दिखा देते हैं, यहाँ पे x डैश y और नीचे ले लेते हैं y डैश। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ 1 5 तक लेना काफी है, 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, नीचे -1 -2 -3 -4 और यहाँ ये -5। अब ध्यान से देखिए, x का 1 y का 0 है, तो x का 1 और 0 ये हो जाएगा, x का 1 और y का 0, तो यही ना हो जाएगा 1, 0। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या है? 2, 5, x का 2 और y का 5, तो 2 और 5 ये हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा की बात करेंगे तो वो ऐसे जाएगी। ठीक है ना, इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा इस तरह से जाएगी, यही होगी ये रेखा, इसी तरह से जाएगी। समझ रहे हैं ना बात को? और इसका समीकरण लिख देंगे, 5x माइनस वाई बराबर में 5, यही ना था। दूसरे के लिए देखते हैं अब, 1, 0 है तो 1, 0 तो यही हो जाएगा। 2, 3 है तो x का 2 और y का 3, ये हो जाएगा 2, 3। अब इन दोनों से होकर जाने वाली हमें रेखा देखनी होगी। अलग कलर में ले लेते हैं इसको,
चलिए ये वाली हो जाएगी। देखते हैं कहाँ से होकर जा रही है, दोनों से होकर जाने वाली रेखा ये कहाँ से होकर जा रही है, ये हम लोग देख लेते हैं। यही ना होगी, देख रहे हैं। चलिए ये हो जाएगी। इसका समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर में 3। तो हमें क्या करना था, आपके क्वेश्चन में कह रहा था कि इन रेखाओं से और वाई अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा है, तो ये वाला है क्षेत्र, ये ना है जी। अच्छा, इसके शीर्षों के निर्देशांक में लिखना है, तो एक ए ये ले लेते हैं, है ना, और दो को ये बिंदु मिल रहा है, तो एक को यहाँ पे बी ले लेते हैं, तो इसका निर्देशांक क्या होगा 0,-5 वाई एक्स पे है ना जी ये, और एक यहाँ पर है, इसे सी ले लेते हैं जिसका निर्देशांक होगा 0,-3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या क्या, तो लिख सकते हैं कि रेखाओं तथा वाई अक्ष से घिरे त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक क्या हो जाएगा, क्रमशः 1,0, 0,-5 तथा तीसरा क्या हो जाएगा 0,-3 है। और फिर पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, तो त्रिभुज ए बी सी का हम लोग यहाँ पे क्षेत्रफल भी निकालते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल, तो देखिए ये आधार आपका बीसी हो जाएगा 1/2 आधार बीसी, और आप इसकी ऊंचाई क्या लोगे, तो ऊंचाई आप बाहर से भी जो संगत ऊंचाई है उसको लिया जा सकता है। अब ये कैसे होता है इसके बारे में अगर जानना होगा ना, तो मैंने 9th क्लास में आपको बताया हुआ है, ठीक है। अगर कोई त्रिभुज दिया गया हो और अगर इसकी ऊंचाई नहीं डिफाइन हो, तो और बाहर से कोई इसकी संगत ऊंचाई डिफाइन हो, तो आप इस ऊंचाई को भी ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग ऊंचाई क्या लेंगे, OA लेंगे। तो 1/2 आधार हो जाएगा, BC का वैल्यू यहाँ पे देखो 2 इकाई होगा, और OA का वैल्यू कितना है 1 इकाई है, ये 1 इकाई है और ये आपका 2 इकाई है, तो वर्ग इकाई हो जाएगा ना, यहाँ क्षेत्रफल की बात हो रही है, कट जाएगा 1 वर्ग इकाई, यहां से इसका क्षेत्रफल आ गया। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है, इस चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पढ़े हुए क्लास 9 में कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, या फिर ऐसे कह सकते हैं विपरीत कोणों का योग या आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ए और प्लस एंगल सी 180 डिग्री हो जाएगा, तथा एंगल बी प्लस एंगल डी यह भी आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए और एंगल सी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 4y + 20 और सी का वैल्यू है -4x बराबर में 180, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए, तो ये -4x है, +4y है, और ये 20 जाके उधर घटेगा तो 160 हो जाएगा। यहां से -4 कॉमन कर लें, या सिर्फली 4 भी कॉमन करेंगे तो काम चल जाएगा। -x यहाँ बचेगा और +y बराबर में 160 डिग्री, ये जाएगा भाग में, तो -x + y बराबर में कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, पहला समीकरण। अब इस दूसरे b और d वाले योग को ले लेते हैं, तो 3y - 5 ये b का वैल्यू है। अच्छा, और d का वैल्यू क्या है यहाँ पर -7x + 5 बराबर में 180 डिग्री। तो -7x + 3y, और देखो ये +-5 कट जाएगा बराबर में 180 डिग्री, ये आपका समीकरण 2 हो गया, समझे ना। अब हम लोग समीकरण 1 में गुना कर देते हैं 3 से और समीकरण 2 में 1 से, और उसके बाद बनाते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। इसमें 3 से गुना करेंगे तो -3x
प्लस का 3y बराबर में 120 माइनस का 7x प्लस का 3y बराबर में 180। यहां पर साइन बदल देते हैं, प्लस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ आएगा प्लस का 4x और इधर आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 60। ठीक है, ये जाएगा भाग में, तो x का मान क्या आ जाएगा माइनस का 15। x का मान क्या आ गया माइनस का 15 आ गया। समझ रहे हैं ना बात को। अब x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है माइनस का x प्लस वाई बराबर में 40, तो x के जगह पे माइनस का 15 रखना है ना जी, तो माइनस 15 रखेंगे तो यहाँ माइनस में प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 15 हो जाएगा, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 40 में से 15 घटा दी तो y का मान कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो x का माइनस 15 y का 25 आ गया। अब एक एक करके सबका मान निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले एंगल ए की बात करते हैं। तो एंगल ए आपका कितना था 4y प्लस में 20, तो 4y के जगह पर 25 और प्लस में 20 कितना आ जाएगा यहाँ पे 100, 25 का 100 प्लस 20 120 डिग्री आ जाएगा। एंगल बी कितना था तो 3y माइनस 5 था, यानी कि 3 गुना में 25 और माइनस का 5, 75 डिग्री माइनस 5 डिग्री यानी कि 70 डिग्री। एंगल सी की बात करते हैं। एंगल सी आपका कितना था माइनस का 4x, तो माइनस 4 इंटू में माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस 60 डिग्री हो जाएगा। और एंगल डी कितना था वह माइनस का 7x प्लस 5 था, तो माइनस का 7 और गुना में x की जगह माइनस का 15 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा ना जी, 105 और प्लस में 5 110 डिग्री आ जाएगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो एक पंक्ति कम होती, यानी कि ऐसे अगर हम लोग पंक्ति लगाते हैं, ऐसे पंक्ति में खड़ा करते हैं और इसमें क्या करते हैं हर एक पंक्ति में हम 3-3 विद्यार्थी बढ़ा देते हैं तो एगो पंक्ति कम हो जाता है, वही कह रहा है। फिर अगर कह रहा है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, यानी कि हर एक पंक्ति में अगर हम 3-3 और कम कर दें, मतलब पहले जितने थे उससे 3-3 कम कर दें और उसके लिए तो क्या हो जाती है, तो पंक्तियां और 2 अधिक बनती हैं, 2 और अधिक बन जाता है पंक्ति, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कहती है। तो मैं मान लेता हूं कि माना प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या क्या है x है। प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या क्या है x है, और कुल पंक्तियों की संख्या जो है, कुल पंक्तियों की संख्या वह y है। कुल पंक्तियों की संख्या क्या है y मान लेते हैं, पंक्तियों की संख्या y है। तो एक पंक्ति में x विद्यार्थी हैं और कुल पंक्तियों की संख्या y है, इसलिए कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर में क्या हो जाएगा x इंटू वाई। अरे एक पंक्ति में जितने विद्यार्थी है और नंबर ऑफ पंक्ति में हम गुना कर देंगे तो नहीं पता चल जाएगा कुल विद्यार्थी, यानी x इंटू वाई। प्रश्न से देखिए, कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, यानी कि हर एक पंक्ति में, तो x प्लस 3 कर देते हैं। हर एक पंक्ति में हमने 3 विद्यार्थी बढ़ा दिए तो पंक्तियों की संख्या 1 कम हो जाती है, यानी y माइनस 1। तो ये देखो, ये विद्यार्थियों की संख्या हो गई प्रत्येक पंक्ति में और ये पंक्तियों की संख्या होगी। जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कुल विद्यार्थी। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स वाई माइनस का x प्लस का 3y माइनस का 3 बराबर में xy, ये कट जाएगा, माइनस का x प्लस 3y बराबर में प्लस का 3, ये समीकरण 1 हो गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं, यानी हर एक पंक्ति में हमें 3 विद्यार्थी कम कर देने हैं तो पंक्तियों की संख्या 2 बढ़ जाती है। तो ये प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या और गुना पंक्तियों की संख्या बराबर में कुल विद्यार्थी। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एक्स वाई प्लस का 2x माइनस का 3y माइनस का 6 बराबर में xy, ये कट जाएगा,
2x माइनस 3y बराबर में 6, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब दोनों समीकरणों से x और y निकालते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से माइनस का x प्लस का 3y बराबर में 3 और ये है आपका 2x माइनस 3y बराबर में 6। ये तो y वाला ऐसे ही कट जाएगा, x बराबर में आ जाएगा 9। x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, माइनस का x है प्लस का 3y है बराबर में 3। तो x का मान हमें क्या रखना है, यहाँ पर 9 रखना है। चलिए तो 9 रखते हैं, प्लस 3y बराबर में 3, ये जाके उधर जुड़ जाएगा तो 3y बराबर 12। तो y का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, ये जाएगा भाग में तो y का मान आ जाएगा 4। तो x y निकल गया ना, तो इसलिए लिखेंगे कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो कुल संख्या क्या थी, x इंटू वाई थी ना, यानी किया जाएगा 9 गुना में 4, 36 कुल विद्यार्थी थे कक्षा में। समझ गए? तो ये आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। समझ रहे हैं ना? अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं।